नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन दो बड़े बिंदुओं की जो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। एक तो पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति होगी कि नहीं, प्रमोशन होगा कि नहीं, होगा तो किस तरह से होगा। सरकार ने इसके लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया, लेकिन इसमें सपाक्स ने इसको लेकर के अब आंदोलन छेड़ दिया है और कहीं काली पट्टी बांधकर विरोध किया। तो अब कहा जा रहा है कि कोर्ट का रास्ता भी खटखटाएंगे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया है। जवाब मांगने का मतलब यह है, और जवाब मांग करके यह पूछा है कि जब 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक नहीं है तो आप दे क्यों नहीं रहे। अब यह पूरा मामला कहीं ना कहीं फिर से फंसता नजर आ रहा है। अगर ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मूड में सुप्रीम कोर्ट है, वो चाहता है कि नियम के हिसाब से ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाए, सरकार से पूछा जा रहा है आपने क्यों रोका है, तो फिर जो प्रमोशन में आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो मामला भी कोर्ट की चौखट तक पहुंच सकता है। ये दोनों मामले देखने में तो अलग हैं, पर कैसे जाकर के मिल जाते हैं, कर्मचारियों के हित कैसे इससे कम ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि अजाक्स और सपाक्स के संगठन के पदाधिकारियों का क्या कहना है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सरकार ने एक तरफ से नीति बना दी है, जिसकी तरफ से SC/ST को तुरंत रिजर्वेशन के साथ जो प्रमोशन है वो दिया जाना है। उधर सपाक्स इसके विरोध में है। दोनों के बयान सुनिए। नए नियमों से उतने तो संतुष्ट नहीं हम लोग, क्योंकि आरक्षण का तात्पर्य ये होता है कि अनारक्षित जो खुला वर्ग होता है, अनारक्षित कोई वर्ग नहीं होता। पहली बात तो वो ओपन कैटेगरी होती है, उसमें सारे लोग आते हैं, SC/ST OBC और सारे लोग आते हैं उसमें। हाँ, लेकिन अभी लोग बोलते कि अनारक्षित वर्ग, लेकिन फिर भी इसके बाद शासन ने ST का 16%, ST का 20% और SC का 16% रखा। अगर देखते आगे इसमें नियमों के अनुसार अगर वो पदोन्नति देते हैं तो हमारा आरक्षण बराबर रहेगा। कोर्ट का बहाना बताते तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जब आदेश ही नहीं ऐसा कोई तो आप देते क्यों नहीं करेंगे, 27% देना ही चाहिए। 13% जो रोकने की बात कर रहे हैं वो बात गलत है, मिलना चाहिए 27% को सीधा। समानता का अधिकार प्रदान करता है। अधिकार चूंकि हमारे अलग अलग वर्गों से 36% वर्ग आरक्षित वर्ग है इस देश में, इस प्रदेश में 64% जो है वर्ग है वो अनारक्षित वर्ग है, तो हमें तो समानता चाहिए। देखिए, कर्मचारी संगठनों के पास में आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं होता। हम लोग आंदोलन ही कर सकते हैं। अब इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। कल हमने केवल टोपी लगा के एक सांकेतिक मैसेज दिया था, आज हमने बाहर निकल के प्रदर्शन किया। इसके बाद में हमारा 29 तारीख को प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। प्रमोशन अब फिर आप ऊपर, तो ये जनरल वाले कहाँ चले आए कि तालाब में अपने ओबीसी और अल्पसंख्यक सब साथ है, पूरा मध्य प्रदेश साथ में है। जो सरकार या जो सोच रही है कि ये इसका ग्रुप है, ये उसका कोई ग्रुप, सब एक हो गए हम। और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। PC शर्मा किस तरह से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, मंत्री कृष्णा गौर क्या कह रही हैं, हम आपको सुनाएंगे। दोनों तरफ से देखिए अब जंग जो है, सियासी जंग भी छिड़ गई है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर तमाम वर्गों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाती है, तो वहीं साफ तौर पर कृष्णा गौर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा उसके हिसाब से काम होगा। और आइए देखते हैं आज हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पर। 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार से जवाब मांग लिया। प्रमोशन में आरक्षण पर फिर फंसेगा पेच, सपाक्स ने कानूनी लड़ाई की तैयारी की तेज। कांग्रेस बोली फायदा पहुंचाने की नहीं सरकार की मंशा, बीजेपी बोली हम देंगे हक सबका। MP में 27% ओबीसी आरक्षण पर फैसला पक्का। पदोन्नति का मामला कोर्ट में फिर अटकेगा, क्या यह होगा? दो बहुत बड़े फैसले जो प्रतीक्षित हैं, उनके जवाब अब लोगों को मिल जाएंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए एक एक कर तारुफ कराता हूं आपका। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी साहब जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ आज अमित चौरसिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा।
आज डॉक्टर के.एस. तोमर, संस्थापक अध्यक्ष सपाक्स, हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और घनश्याम दास मकोरिया जी जुड़े हैं, अध्यक्ष मंत्रालयीन शाखा के अजाक्स के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के तोमर जी आपके पास आता हूं। तोमर जी देखिए, ये विरोध आप लोग कह रहे हैं कि सड़क से लेकर के कोर्ट तक लड़ेंगे, और हम देख रहे हैं कि आपने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी शुरू कर दिए हैं। क्या योजना है आपकी, और क्या कोर्ट में ले जाकर के इस पूरे मामले को आप न्याय की गुहार लगाएंगे? निश्चित ही सबसे पहले तो हम सरकार के पास अपना अनुरोध रख रहे हैं कि ये जो पदोन्नति में आरक्षण के जो नए नियम बनाए गए हैं, यह नियम एकदम एक तरफा हैं, और निश्चित ही इस प्रकार के नियम यदि जारी रहते हैं तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी ऊपर के सभी पदों पर प्राय शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जब इस एक तरफा नियम है कि जिसमें कि सामान्य, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो इसके लिए शासन से हम अनुरोध कर रहे हैं कि जो नियम आपने बनाए हैं उन नियमों को सही करिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि पुराने नियम जो जिनको बचाने के लिए आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए थे, जिन नियमों को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया था, उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि ये नियम गलत हैं, और इन गलत नियमों से, इन असंवैधानिक नियमों से जिनको पदोन्नति दी गई थी, पहले उन्हें रिवर्ट किया करो। ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला था, और चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस पर यथास्थिति दी गई थी, इस कारण से पदोन्नतियां बाधित थी। लेकिन जो पदोन्नतियां बाधित थी वह केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उन कर्मचारी अधिकारियों की बाधित थी जो कि गलत नियमों के तहत पदोन्नति पाए थे। बाकी सबकी पदोन्नतियां ओपन थी। आज तक ऐसा कोई भी आदेश ना तो जीएडी ने किया है, ना सरकार ने किया है, ना माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि सभी की पदोन्नति रोक दो। निश्चित ही ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि 9 सालों से लाखों कर्मचारी अधिकारी उन्हीं पदों पर रिटायर हो गए, जबकि उनको पदोन्नति होनी थी। यदि पदोन्नति जारी रही होती तो निश्चित ही ठीक है तोमर जी, ये तो सब इतिहास हो गया। आप मुझे बताइए भविष्य में आपकी कार्य योजना क्या है? आप कोर्ट जा रहे हैं क्या तोमर जी? तोमर जी, आप कोर्ट जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हम यदि सरकार के द्वारा हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, तो निश्चित ही हमारे पास आंदोलन और कोर्ट के अलावा दूसरा कोई प्रजातंत्र के उसमें कोई व्यवस्था है नहीं, तो हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी। ठीक है, घनश्याम दास मकोरिया जी के पास आता हूं मैं। घनश्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले में देखिए बार बार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, ये तो सब जानते हैं, पर एक इस तरह का फॉर्मूला बना लेना जो जाकर के कोर्ट में फिर से चैलेंज हो जाए या स्टे हो जाए, तो ये ना सिर्फ सपाक्स के लिए गड़बड़ है, वो तो जाएंगे ही कोर्ट, पर इससे अजाक्स का भी हित प्रभावित होता है। क्या बेहतर नहीं है कि बीच में कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए ताकि सबका ठीक हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी ना जाए, बीच में बैठ करके इसे सुलझा ले, तो बेहतर नहीं होगा क्या? हालांकि कोशिश हुई थी, मुख्य सचिव ने बैठकें भी की थी सपाक्स अजाक्स के साथ, पर अजाक्स का कहना है कि उन्होंने बैठकें की, हमारी बात सुनी, पर फैसला एक तरफा कर दिया। अब अगर आपको सरकार दे भी देगी कोई प्रमोशन की व्यवस्था और वो कोर्ट में चैलेंजेबल होगी, तो फिर फायदा थोड़ी होगा आपका। देखिएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे तो पहले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 9 साल की जो गुत्थी थी उन्होंने बड़े साहस और धैर्य के साथ इसे सुलझाया है। जैसा कि हमारे प्रशासनिक मुखिया माननीय श्री अनुराग जैन साहब, वो तो अपनी कार्यप्रणाली से वैसे ही प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने उनकी जो मंशा थी उसको धरातल पर लाया है। और जैसा कि अभी तोमर साहब ने कहा है, मैं बताना चाहूंगा कि जो पदोन्नति नियम 2002 था वह भी सरकार द्वारा ही तैयार किया गया था, और ये इसलिए तैयार किया गया था कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और उसी समय से संविधान में प्रावधान अनुसार 20% अनुसूचित जनजाति को, 16% अनुसूचित जाति को आरक्षण का प्रावधान था। लेकिन 90 के दशक में सरकार ने यह पाया कि शासन में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व 20 और 16% 44 वर्षों के बाद भी नहीं होने के कारण
शासन ने आरक्षण अधिनियम 1994 बनाया। ये अधिनियम की व्यवस्था ये थी, पहले ये होता था ना कि ये मैं बता माफी दिया जाता चाहूंगा। था कि हमारे घनश्याम दास जी लिए देखिए, योग्य जो उम्मीदवार नहीं व्यवस्थाएं मिले। बनाई गई थी वो कोर्ट में चैलेंज हुई। मैं ये जानना चाह रहा हूं जिसकी वजह से आपका भी अटका प्रमोशन, देखिए और आप इसको सबका अटका। देखिए जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा आप उसको क्लियर ना मैं देखिए, देखिए, जब आप तक लोग बात क्लियर क्लियर कोर्ट नहीं में होगी, कर आप चुके हैं उसको इसे नहीं कई समझ सालों पाएंगे। मैं से। इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अगर इतिहास में जाएंगे तो फिर हम वर्तमान और जो हम सॉल्यूशन नहीं, की तरफ नहीं। बढ़ रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। ये कोर्ट ने आपके चलिए, प्रमोशन मैं को आगे स्टे किया, आपको बता रहा हूं ना। कोर्ट ने स्टे किया था उसे। अगर आप कह रहे हैं वो वैलिड था तो कोर्ट ने तो उसे नहीं माना ना, अपील नहीं किया। कोर्ट ने देखिए कोर्ट ने स्टे इसलिए किया था कि एम नागराज वाले प्रकरण में 3 जो बैरियर लगाए थे कि उचित प्रतिनिधित्व, कारदस्ता और पिछड़ेपन के आंकड़े होना चाहिए, ठीक है। और वो तीनों बैरियरों में एक बैरियर 1918 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनरल सिंह के निर्णय स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति के लिए पिछड़ेपन के आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। 2 बैरियर शेष रह गए हैं। इसमें सरकार ने विशेष तौर पर ध्यान दिया है और इसके अनुसार उन्होंने प्रतिनिधित्व और दक्षता का विशेष ध्यान दिया है और हर साल इसकी मॉनिटरिंग होगी। साथ ही अभी इस नियम से जो मतलब अनुसूचित जाति वर्ग के पास जो अधिकार थे, जो अनारक्षित पद पर जाने का अवसर था, वो अवसर इस नियम से समाप्त हो गया है। अब 64% जो पद रहेंगे सरकार में वह अनारक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। वह इसलिए कि सबसे पहले डीपीसी अनुसूचित जनजाति की होगी। जो भी मेरिट के कैंडिडेट होंगे वह अपने आरक्षित पदों पर चले जाएंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति की होगी, वह जो मेरिट के उम्मीदवार होंगे अपनी सीटों पे चले जाएंगे। तो अब मेरिट में कोई रहेगा नहीं। जो अनारक्षित वर्ग की जब डीपीसी होगी तो पूरे 64% अनारक्षित वर्ग को ही मिलेगा ना। और जैसा लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सारे पदों पर बैठ जाते हैं, आप ही आकलन लगाइए जहां 64 लोग भर्ती होते हो आप घनश्याम जी गलत समझ 16 लोग होते हैं। घनश्याम जी आप सुनिए, 64 पदों ये पर तोमर जी कैसे क्या कह रहे हैं बताइए। या आप क्या कह रहे हैं या सरकार क्या कह रही है वो अलग चीज है। कोर्ट में क्या आपको लगता है जो सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है वो वहां पर वो रह पाएगी, कहीं स्टे तो नहीं मिल जाएगा? हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि 9 साल बाद इतने साल बाद जो फॉर्मूला निकला है वो लागू होगा। देखिए सरकार ने कोर्ट के हर निर्णय का अध्ययन किया है। देखिए सरकार ने कोर्ट के हर निर्णय का अध्ययन किया है। ठीक, हर पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ध्यान दिया गया है। इस चीज पर विशेष ध्यान दिया गया है कि कहीं से कोई ऐसी स्थिति ना बने कि कोर्ट में जाना पड़े। क्या है कि अगर इनका जो मानना है कि नहीं। हाँ ठीक है सर, मैं अमित चौरसिया जी के पास आता हूं। अमित जी देखिए, सरकार जाहिर सी बात है क्योंकि सरकार को पता है कि अगर ये चीज कोर्ट में स्टे हो गई तो इसमें आप भी जो है सरकार पर चढ़ाई करेंगे। तोमर साहब तो केस लेके गए हैं तो वो भी खिलाफ हैं, और फिर कहीं ना कहीं घनश्याम दास जी जैसे लोगों को भी लगेगा कि भाई तैयारी के साथ सरकार ने काम नहीं किया। तो सरकार ये रिस्क नहीं लेगी, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। दूसरा, उससे बचने के लिए कैबिनेट भी दायर कर दी है, मतलब बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के सरकार फूक फूक कर इस मामले में कदम रख रही है। अब ऐसे में ये सॉल्यूशन अगर कोर्ट में निकल करके जाता है और कोर्ट इसको ओके कर देता है तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी, और अगर नहीं होता है तो आप किसके साथ खड़े हैं? सपाक्स के साथ खड़े हैं कि अजाक्स के साथ खड़े हैं? सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? जी अभिलाष जी, पिछले डिबेट में हम थे और उसी डिबेट में इस बात के लेकर बहस छिड़ी थी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने चुटकी बजाते ही आरक्षण में प्रमोशन का रास्ता क्लियर कर दिया। आपको याद होगा जी। और मैंने तब भी यही आशंका जाहिर करी थी। मैंने कहा अभिलाष जी अभी मंजिल बहुत दूर है और आप आगे चल के देखिएगा कि कहीं ना कहीं लटकाने भटकाने और उलझाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और जो उसका दोहरा चरित्र है वो भी सामने आएगा। क्योंकि 1 लाख से अधिक लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको आरक्षण के अंदर प्रमोशन मिलना था, वो बेचारे बाट जोते जोते रह गए। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के अंदर आरक्षण में प्रमोशन दिया गया और ये ठाकुर अर्जुन सिंह जी की सरकार में इसको लागू किया गया। हमने यही चीज पिछड़ा वर्ग के उसके अंदर देखी जब 27% आरक्षण। आप देखिए उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय लगातार कहते चला आ रहा है कि हमने 27% आरक्षण में कोई रोक नहीं लगाई। और आज तो कितना बड़ा व्यंग्य उन्होंने करा अवकाश खंडपीठ ने कि इंदिरा साहनी क्यों उन्होंने इतनी बार नाम लिया? क्योंकि मध्य प्रदेश के जो अधिवक्ता हैं वो बार बार इंदिरा साहनी के आड़ लेकर 87-13 का उन्होंने एक अवैध फार्मूला लागू करा दिया और 70,000 से बैकलॉग के पद हमारे पिछड़ा वर्ग के खाली पड़े हुए हैं, फिर 87-13 में उलझा दिया। तो ये जो एक प्रकार का छलावा बना दिया और ये भारतीय जनता पार्टी
जो लगातार मनुवादी सोच का अनुसरण करती है, जो जब सत्ता में आने के पहले संविधान की बात करती है, जब सत्ता में आती है तो संविधान की शपथ लेती है, और जैसे ही अपना कार्य चालू करती है तो मनुस्मृति का अनुसरण करने लग जाती है, जातियों को जातियों से लड़ाने का काम करती है। यही हमने ग्वालियर के अंदर देखा कि किस तरह ग्वालियर खंडपीठ ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के लिए अनुमति दी, और बाद में एक वकीलों का धड़ा जो आरएसएस का समर्थन करता है, वही धड़ा कोर्ट में जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, कोर्ट के अंदर लोकतंत्र में स्वतंत्रता बोलने की और बात रखने की अधिकार की आजादी अभी भी जीवित है, और उसी का इस्तेमाल करके आज वहां पे उस मामले को विवादित कर दिया, और यही आरक्षण में प्रमोशन को विवादित कर दिया, सिक्का थी 13 को विवादित कर, 15,000 की कॉस्ट फाइन लगी। अभिलाष जी, कितनी शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए। इन्होंने 16 बार अपना पक्ष नहीं रखा। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आरक्षण में प्रमोशन का भी जो मामला है ना, ये होल्ड पे जाने वाली स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि ये लॉलीपॉप दिखाई गई है सिर्फ। ठीक है दुर्गेश जी, देखिए बहुत कठिन काम है ये, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, सत्ता में आप लोग हैं। तो अब जो फॉर्मूला आपने निकाला ये कोर्ट में स्टैंड हो पाएगा क्या? क्योंकि अभी कोर्ट ने उस सवाल पर भी मैं आऊंगा, नोटिस जारी कर पूछ लिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के भी बड़ा वो है। और इधर सपाक्स का कहना है कि चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो या अगड़ा वर्ग हो, जनरल कैटेगरीज हो, ये सब एकजुट हो रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं होगा कि ये नाराजगी ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये होता है तो भी, क्योंकि इस बड़े वर्ग को संभालना, उनको संतुष्ट करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए अभिलाष जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील मुख्यमंत्री, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे यहाँ पे घनश्याम जी जो बैठे हैं अजाक से, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को बढ़ाया। तो कांग्रेस तो क्या है, आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द रहती है, और इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है कि वो सिर्फ इसी तरह से राजनीति करना चाहते हैं। ये शगुफा जो 27% वाला है, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो लोकसभा के चुनाव थे, तब उन्होंने छोड़ा था। उसके बाद जैसे ही इन्होंने छोड़ा उसको, जैसे ही इनकी सरकार गई, सब चीजें भूल गए। न तो इन्होंने सरकार में उस चीज को दमदारी से बात रखी, न क्या। हमने तो अक्षरशः हम सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, सभी न्यायालयों का, और जो भी है सरकारी एजेंसियां हैं, हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर बात करती हैं। अब इस मामले में भी आप देखेंगे अभिलाष जी, अनेक मामले कोर्ट में पेंडिंग है। जितने जो मामले कोर्ट में पेंडिंग नहीं थे, हमने उनमें आगे बढ़कर काम करने का काम किया। और आप देखेंगे कि चाहे नीट की परीक्षा हो, उसमें हमने आरक्षण देने का काम किया, और अन्य। पर अब जो मामले अदालत में विचाराधीन है, जो मामले, जैसा आदरणीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी ने भी कहा कि ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनको बचाते हुए हम अगर जहाँ पे जो कोई नहीं है, हम आरक्षण लागू करते जा रहे हैं। पर ये राजनीति करने वाला विषय नहीं है। कांग्रेस हर बात में राजनीति करना चाहती है। प्रमोशन में आरक्षण कितने सालों से रुका हुआ था, उस चीज को लेकर काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया ना। वो सदैव, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो सदैव ही जनता के हितों का काम करती हैं। और आप देखेंगे इसमें भी निश्चित रूप से जो सम्मानीय कोर्ट का निर्णय रहता है, जो सम्मानीय उच्च न्यायालय का रहता है, सर्वोच्च न्यायालय का, उसको अक्षरशः पालन करने का काम करते हैं अभिलाष जी। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं तोमर जी। तोमर जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के 27% वाले आंकड़े को लेकर के कहीं ना कहीं अब जवाब फिर से एक बार मांगा है, और कहा जा रहा है जो 4 जुलाई को आने वाली सुनवाई है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये बहुत दिनों से लंबा पेंडिंग ये मामला चल रहा है। ऐसे में अगर वो फैसला आप लोगों के पक्ष में आता है या ओबीसी के पक्ष में आता है, तो वो एक, क्या आपको यहां पर किसी तरह से उसका हम असर देख पाएंगे, उसका प्रभाव देख पाएंगे? इस आपकी डिमांड पर जो आप लोग कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत संक्षेप में बताइएगा सर, समय कम है। देखो, क्या है कि ये बहुत गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। निश्चित ही एक निर्धारित कर लेना चाहिए कि किसी की कितनी जनसंख्या है और उसका कितना प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। यदि ये निर्धारित कर लिया जाए कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको 50% आरक्षण दिया जाए, जैसे ओबीसी के लिए 50% किया जा रहा है, ऐसे SC ST को भी 50% कर देना चाहिए। जितनी उनकी जनसंख्या है उसका 50% कर दो। ऐसे ही बाकी लोग हैं, उनका जितनी संख्या है उसका 50% कर दो, तो हमें इसके लिए पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आज उनका 27% आरक्षण या उनका आरक्षण बढ़ाने का इसलिए
समस्या जाती है कि चूंकि उनके हिस्से का जो आरक्षण है जब आपने SC/ST को दे दिया है तो उनके लिए कहां से हिस्सा बच पाता है। तो इसलिए यदि जब बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जब जनसंख्या सेंसस जब होगा तो कहीं ना कहीं उसके आधार पर अपने को एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा कि जो जितना जो आरक्षण है संख्या के एक अनुमान से कि यदि जिसकी जितनी संख्या है उसका इतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, यदि इस तरह से नहीं, ये तो भविष्य। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ओबीसी को अगर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा इस वक्त लग रही है, हालांकि फैसला नहीं आया है, अगर उस पर वो कन्विंस होती है कोर्ट और कहती है 27% दे दीजिए, तो आपकी प्रमोशन में आरक्षण की जो मामले के जो पेच फंसे हैं, क्या उसमें आपको कुछ और अच्छा आधार मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना केस लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल मिलेगा कि उसमें भाई ये मिलेगा ना कि जब आप सोचिए 36% संख्या पे आप 36% आरक्षण दे रहे हैं इधर, और उधर कहाँ एक जगह जो आप 50% संख्या पे आप 27% नहीं देना चाह रहे, तो निश्चित ही ये संख्या के बेस पे यदि निर्धारित होगा तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें सबके लिए एक अच्छा। घनश्याम दास जी के पास आता हूं। ये होना चाहिए कि मकोरिया जी यहाँ 50% कर दो। मकोरिया जी देखिए, ये बड़ा बहुत पेचीदा मामला है। सवाल मतलब मैं फिर से उसी सवाल को लूंगा जो बेसिक सवाल है कि हमें इतना चाहिए, उन्हें इतना चाहिए, इस चक्कर में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कोर्ट में जाके अटक तो नहीं जाएगा, 9 साल से आप भी खाली हैं वो भी खाली हैं। इससे अच्छा है कि 2-4% कम करा करके ले लिया जाए और उस पर फिर बैठ करके बातचीत हो जाए कि भाई कितना कर सकते हैं, बीच का रास्ता निकालो, कोई कोर्ट नहीं जाएगा। वो रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है, दिक्कत क्या हो रही है उसमें? देखिएगा, शासन जब कोई भी निर्णय लेता है तो बड़ी बारीकियों से लेता है। दोनों पक्षों को उन्होंने सुना है। हमें पता है अजाक्स का कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय का स्वागत इसलिए किया है कि इससे नए युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, शासन में जो कर्मचारियों की कमी है वह पूरी होगी और शासन के कार्य की गति भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो आउटसोर्स पे युवा काम कर रहे हैं तो आउटसोर्सिंग कम होगी, कम से कम नियमित कर रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है, इसे संवेदनशीलता के साथ सभी को सोचना चाहिए, सबके हित में। ठीक, अगर हम ये ऐसा लड़ते रहे तो कुछ उस पर कोई समाधान नहीं है। और ये फिर मैं बोल रहा हूं, इसमें इस नियम से हमें कुछ नुकसान है, उसकी बात हम स्वागत करते हैं। क्यों कि ये आने वाली पीढ़ी का इसमें भविष्य है। ठीक है, चलिए अमित चौरसिया जी, कांग्रेस कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन वो मामला ओबीसी के साथ बोल रहे हैं। देखिए तोमर जी कि 50% से ज्यादा ओबीसी हैं, 27% आरक्षण की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और SC/ST जितने हैं उनको उतना 100% आरक्षण मिल रहा है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? बहुत कठिन सवाल है आपके लिए। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप 50% आरक्षण देना चाहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, या फिर SC/ST की तरह 100% आरक्षण देना चाहते हैं? अभिलाष जी, इसमें कठिन सवाल क्या, हमने तो कहा कि जातिगत जनगणना कराइए, देश का एक्सरे कराइए, सारी चीज निकलकर सामने आएगी। और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसमें गलत क्या है? और आज मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना 61% आबादी पिछड़ा वर्ग की बताती है, उस हिसाब से तो आज 70% से ऊपर चली गई। और अभी केशरवानी जी कह रहे हैं कि जिससे कमलनाथ जी ने शिगुफा छोड़ा, शिगुफा छोड़ा, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं रोका। बोलने दीजिए घनश्याम दास जी, बोलने दीजिए घनश्याम जी, बोलने दीजिए। बाकायदा अध्यादेश जारी करा है। आप तो सरकार की कठपुतली है तो सरकार का बोलेंगे ही, क्योंकि आपकी मजबूरी, आप सरकार में नौकरी कर रहे हैं, हम सरकार में नौकरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं जो बेरोजगार हैं, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं 70-13 के फार्मूले में पीड़ित है, हम उन युवाओं की बात कर रहे हैं 70,000। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट में लेता हूं दुर्गेश जी से। होने के बाद लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये लटकाने भटकाने ठीक है, और उलझाने की जो राजनीति भारतीय, ठीक है, फाइनल कमेंट दुर्गेश जी देंगे। देखिए अभिलाष जी, राहुल गांधी की ठीक है, अमित जी ठीक है, अमित जी फाइनल कमेंट दुर्गेश जी देंगे। न लटकाने की बात कर रहे हैं, न भटकाने की बात कर रहे हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अमित जी प्लीज, हाँ बोलिए अमित जी प्लीज, हो गया अमित जी प्लीज, अमित जी बस, अमित जी बस, अमित जी दुर्गेश जी को बोलने दीजिए। दुर्गेश जी बोल रहे हैं, अमित जी, दुर्गेश जी बोलिए। अभिलाष जी, हम न लटकाने का काम कर रहे हैं, न भटकाने का काम कर रहे हैं, न अटकाने का। जो अमित चौरसिया जी चिल्ला कर यहाँ पे ओबीसी के हित की बात करने की चेष्टा कर रहे हैं ना, पहले अरुण यादव जी को तो कहीं सेट कर लो, जो बोलते हैं कि
बुआई मैं करता हूँ और कटाई कोई और करता है। हमने तो 4 मुख्यमंत्री दे दिए, देश का प्रधानमंत्री दे दिया, और उसके बाद भी आप इस तरह की बातें करते हो। हमारी मंशा पर कोई शक नहीं है, करना चाहिए। सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं करना चाहिए अभिलाष जी। सरकार निश्चित रूप से न्यायालय का सम्मान करती है। जो मामले न्यायालय में पेंडिंग है उनके लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप भी कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, सिर्फ चर्चा के माध्यम से। पर कांग्रेस भी उसमें चर्चा करने के माध्यम जो होना चाहिए उसमें शोरगुल में खत्म कर देती है। अरे आपकी मंशा देश ने, प्रदेश ने सब देखी है कि कैसे देश को लूटा जाए, कांग्रेस का मुख्य ध्येय यही है। कैसे कैसे प्रदेश को लूटा जाए, कांग्रेस का ध्येय यही है। और अगर आपको इससे अविनाश जी से कहिए कांग्रेस को ना कोसे, बताए जनता को देंगे। ठीक है, चलिए कांग्रेस को कोसने तो जनता को भलेगी ना। ठीक है अमित जी, ठीक है। प्रदेश को लूटने का काम सरकार करती है कांग्रेस की। लूट कौन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए नहीं, ये स्थिति ऐसी है अमित जी, ऐसी ना अमित जी, ना दुर्गेश जी, ठीक है, माफी चाहूंगा। कांग्रेस को मत कोसिए, ना प्रदेश की जनता को कोसिए की बात नहीं है। ना दुर्गेश जी, ठीक है, अमित जी, ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूं ये मामला इतना पेचीदा ऐसा नहीं है कि जहां कांग्रेस शासित सरकार है वहां पर सारे वर्ग आरक्षण से खुश हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं है, हर जगह ये दिक्कत है। और ये मामला ऐसा भी है, जब हम किसी को हक देते हैं तो कितना भी किसी को आप दीजिएगा उसको लगेगा कि मुझे कम मिला है, मैं ज्यादा का हकदार हूं। ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? सरकार कुछ फॉर्मूले निकाल सकती है, पर हां उन फॉर्मूलों को लागू करने से पहले सरकार को क्या करना चाहिए कि दोनों पक्षों को, तीनों पक्षों को, जितने पक्ष हैं सबको एक साथ बिठा करके कोशिश कर ले कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि कोर्ट में अगर कोई चीज जाती है तो वो लंबी खिंचती है और फिर पूरे के पूरे हर वर्ग का नुकसान होता है। मध्य प्रदेश में 9 सालों से प्रमोशन इसलिए अटक गया क्योंकि वहां पर कोई भी सरकार बैठा करके दो पक्षों में सहमति नहीं बना पाई। इस बार भी कोशिश हुई थी, सहमति नहीं बनी, फिर भी एक फॉर्मूला लाया गया है, उसे लेकर के एक बड़ा वर्ग नाराज है। अब बड़ा वर्ग जब नाराज है तो जाहिर सी बात है कोर्ट उस बड़े वर्ग की उपेक्षा तो करेगा नहीं, वो उसको सुनेगा। अगर फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो फिर प्रमोशन जो है एक बार फिर से लटकता दिखता है। दूसरी तरफ ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख है, लगता है कि शायद अब ये पूरा मामला अपनी परिणति तक पहुंचेगा और क्या 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा ये पता जल्द चल जाएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं दुर्गेश केसवानी जी, अमित चौरसिया जी, के.एस. तोमर साहब और घनश्याम दास मकोरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।